रुपए को दुनिया के एक हिस्से से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना और वो भी बगैर उसे हिलाए-डुलाए, इसके लिए ना तो किसी बैंक की ज़रूरत होती है और ना ही करेंसी एक्सचेंज की, ना तो कोई फॉर्म भरना है और ना ही तो कोई फ़ीस देनी होती है। होगा तो एक वो जो रुपए भेजेगा, दूसरा वो जिसके पास रुपए आएँगे और बीच में कम से कम 2 मध्यस्थ होते हैं। ये हवाला कारोबार है जो पारंपरिक बैंकिंग सिस्टम आने से बहुत पहले भी था और अपने इस्तेमाल करने में आसानी और संलिप्त लोगों को मिलने वाले फ़ायदे की वजह से सदियों से चला आ रहा है। इसके ज़रिए दुनिया भर में लाखों डॉलर इधर से उधर किए जाते हैं। ये जाने बगैर कि राशि कितनी है और इसे नियंत्रित कौन कर रहा है। रुपए को दुनिया में एक जगह से दूसरी जगह गैर कानूनी रूप से ट्रांसफ़र करने का नाम ही हवाला है। इसमें सबसे अहम भूमिका एजेंट या बिचौलिए या फिर जिसे हम मध्यस्थ कह सकते हैं उसकी होती है, क्योंकि ये बिचौलिए शायद ही कभी किसी लेन देन का रिकॉर्ड छोड़ते हैं। तो ये वो हैं जो हवाला के ज़रिए रुपए कहाँ से निकाल कर कहाँ पहुँच रहा है इसे पता लगाने में सबसे बड़ी बाधा होते हैं और ख़ुद को संभावित मनी लॉन्ड्रिंग, नशीले पदार्थों की तस्करी और चरमपंथी संगठनों के वित्त पोषण के लिए भी भाड़े पर दे सकते हैं। मैड्रिड के पोंटिफिसिया कॉमेला यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर अल्बर्टो प्रीगो मोरेनो ने बीबीसी मुंडो को बताया है कि हालांकि हवाला खुद इन गतिविधियों से नहीं जुड़ा है, ये गलत उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक साधन हो सकता है। वास्तव में ये फ़ारस की खाड़ी, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ है। इसे एक पारंपरिक और अनौपचारिक तरीके के रूप में परिभाषित किया गया है, जो किसी भी अन्य बैंकिंग सिस्टम के समानांतर चलता है और अपने बिचौलियों की अहमियत और भरोसे पर आधारित होता है। उदाहरण के लिए, न्यूयॉर्क से कोई व्यक्ति बिना किसी बैंक खाते को खोले ही इस्लामाबाद में पैसा भेज सकता है। इसके लिए उसे स्थानीय बिचौलिए से संपर्क करके उसे डॉलर में राशि और वो पासवर्ड देना होता है जिस पर पैसे भेजने वाला और उसे प्राप्त करने वाला दोनों सहमत होते हैं। यानी कि ये पासवर्ड अब उन दोनों के अलावा उस बिचौलिए को भी पता होता है। अब स्थानीय बिचौलिया जो है वो पाकिस्तान की राजधानी में वहाँ के बिचौलिए से कांटेक्ट करता है और उसे वो राशि और पासवर्ड बताता है। ये दूसरा बिचौलिया उतनी ही राशि पाकिस्तानी रुपए के रूप में उस व्यक्ति को दे देता है जिसे पैसे डिलीवर किए जाने थे। वो ये सुनिश्चित करता है कि पैसा सही व्यक्ति तक पहुँचे और वो उससे पासवर्ड भी पूछता है। ये पूरी प्रक्रिया महज कुछ घंटों में पूरी हो जाती है और बिचौलिए एक छोटी राशि बतौर कमीशन अपने पास रख लेते हैं। अब हम जानते हैं कि हवाला आया कहाँ से। हवाला की शुरुआत कब हुई ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसे 8वीं शताब्दी से सिल्क रूट से के तहत भारत से जोड़ते हैं। सिल्क रूट को प्राचीन चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के रूप में जाना जाता है। 200 साल ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी के बीच हन राजवंश के शासनकाल में रेशम का व्यापार बढ़ा। पहले रेशम के कारोबार में चीनी साम्राज्य के उत्तरी छोर से पश्चिम की ओर जाते थे, लेकिन फिर मध्य एशिया के कबीलों से संपर्क हुआ और धीरे धीरे ये मार्ग चीन, मध्य एशिया, उत्तर भारत और आज के ईरान, इराक और सीरिया से होता हुआ रोम तक पहुंच गया। गौरतलब है कि इस मार्ग पर केवल रेशम का व्यापार नहीं होता था, बल्कि इससे जुड़े सभी लोग अपने अपने उत्पादों का व्यापार करते थे। लेकिन सिल्क रूट पर अक्सर चोरी और लूट होती थी, इसलिए भारतीय, अरब और मुस्लिम व्यापारियों ने अपने मुनाफे की रक्षा के लिए अलग अलग तरीके अपनाए। हवाला का अर्थ है एवज में या बदले में।
व्यापारी एक पासवर्ड का इस्तेमाल करते थे जो कोई वस्तु, शब्द या कोई इशारा होता था और ठीक उसी तरह की पूरक वस्तु, शब्द या पासवर्ड उसे प्राप्त करने वाले को बताना होता था। इस तरह वो सुनिश्चित किया करते थे कि पैसे या सामान की लेन-देन सही हाथों तक पहुंच जाए। यह व्यवस्था कितनी पुरानी थी, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में पहला बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान था, जिसकी स्थापना 18वीं शताब्दी में कोलकाता में हुई थी। आज तकनीक के मामले में दुनिया जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसी आसानी से हवाला के काम को करना भी आसान हो गया है। आज इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशंस के ज़रिए पासवर्ड की जगह कोड भेजे जाते हैं, लिहाजा बिचौलिए भी अपनी व्यावसायिक गतिविधियों के समानांतर इसे भी बेहद आसानी से अंजाम दे सकते हैं। लेकिन ये लेन देन गुप्त तरीके से आखिर किए क्यों जाते हैं, ये भी हम जान लेते हैं। प्रोफेसर अल्बर्टो प्रीगो मोरेनो कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार ये घोषित पैसे नहीं होते हैं, यानी कि पूरी तरीके से वैध या लीगल नहीं होते। कई बार यूज़र टैक्स देने से बचता है, वही जब वो बतौर रेमिटेंस यह पैसे दूसरे देश में भेजता है तो वो यह सुनिश्चित करता है कि बतौर कमीशन बिचौलिया कम से कम पैसे रखे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अमेरिका से दूसरे देश में स्थित अपने परिवार को पारंपरिक तरीके से पैसा भेजना चाहता है तो इसके लिए उसे कई मांगों को पूरा करना पड़ता है। अगर आप बैंकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं तो आपके पास एक निश्चित राशि होनी चाहिए। आप खाता खोल सके, इसके लिए आपके पास आपकी पहचान, वहाँ की आपकी कानूनी स्थिति आदि जैसे कुछ दस्तावेज आपको देने होते हैं। अन्य मनी ट्रांसफ़र सेवाएं अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए आपसे 20% तक कमीशन ले सकती हैं, चाहे मामला कोई भी हो। यूज़र को अपनी नियंत्रण से गुजरना पड़ता है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी गतिविधियों से बचा जा सके, लेकिन हवाला में ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ता। प्रीगो मोरेनो कहते हैं कि यह इतना अधिक प्रभावी है क्योंकि इसमें प्राप्तकर्ता तक पैसे अपेक्षाकृत जल्दी पहुंच जाते हैं और बतौर कमीशन भी पैसे कम देने पड़ते हैं। बिचौलियों के लिए उसका नेटवर्क अच्छा होना बेहद ज़रूरी होता है। जितना अधिक आपके पास कॉन्टैक्ट होगा, उतना ही अच्छा आपका बिज़नेस चलेगा, लिहाजा आप बहुत कम चार्ज करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दें। बिचौलिए को भरोसेमंद होने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। पहले सूदखोरी और ब्याज का प्रचलन कम था और बिचौलियों के लिए बहुत सारा पैसा बनाना मुश्किल था। यही कारण था कि पश्चिमी देशों की तुलना में ये व्यवस्था मध्य पूर्व और एशिया में ज़्यादा फैली, जहां बैंकिंग लेन देन पर सख्त निगरानी और नियंत्रण है। मोरेनो कहते हैं कि कुछ जगह पर इन बिचौलियों पर लोग बैंक से ज़्यादा भरोसा करते हैं क्योंकि बिचौलियों का यह पारिवारिक और पुश्तैनी धंधा होता है जिसे वो बैंक की तुलना में अधिक विश्वसनीय मानते हैं। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट स्थित मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट में दक्षिण एशिया के कानूनी इतिहास विभाग की संयोजक मारिना मार्टिनो कहती हैं कि पहले के ज़माने में हवाला और उसके जैसी ही हुंडी बेहद लोकप्रिय अवधारणा थी और आज की तारीख में इसकी समझ बदल गई है क्योंकि वो आधुनिक बैंक से अलग काम करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि हवाला का व्यापार जो है वो कितना बड़ा है। पारंपरिक हवाला व्यवस्था का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि पैसों के लेन देन को कौन कर रहा है, यह सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की पकड़ से बाहर रहता है। यह तथ्य कि लेन देन के बहुत
कम या बिल्कुल ही कोई रिकॉर्ड का ना होना इन पैसों की हेरफेर को पकड़ने में एक बाधा होता है। माना जाता है कि न्यूयॉर्क में हुए 9/11 के हमले में आतंकवादियों का वित्तपोषण भी इन्हीं गैर पारंपरिक तरीकों से किया गया था। न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया में नए और सख्त नियमों के आने से कुछ हजार डॉलर की अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और भी जटिल हो गई है। मार्टिन कहती हैं कि 9/11 के हमले के बाद अमेरिका हवाला को आतंकवादियों को वित्त पोषण का एक संभव जरिया मानता है। वे कहती हैं कि हवाला को कुछ वर्षों से मनी लॉन्ड्रिंग और राजनीतिक भ्रष्टाचार से लेकर मानव अंगों की तस्करी जैसी कई आपराधिक गतिविधियों से भी जोड़ा जाता रहा है। 2018 में संगठित अपराध और करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की एक जांच में कहा गया था कि दुबई में हवाला जैसे गैर पारंपरिक व्यवस्था का इस्तेमाल करके बड़ी संख्या में लाखों विदेशी कामगार भारत, फिलीपींस जैसे देशों में अपने परिवारों के पास पैसे भेजते रहते हैं। इनमें बताया गया था कि ये रकम 240 करोड़ रुपए से भी अधिक है। फरवरी 2016 में अमेरिकी ड्रग इन्फोर्समेंट ऑफिस ने कोलंबिया और हिजबुल्लाह संगठन के बीच यूरोप के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और नशीले पदार्थों की तस्करी का संबंध उजागर करते हुए ये बताया था कि लाखों यूरो और ड्रग्स की लेन देन की गई है। DEA के दस्तावेज़ों के मुताबिक लेबनान के रास्ते लाखों रुपए ड्रग्स मध्य पूर्वी पहुंचाए गए हैं और इसके बदले में हवाला के ज़रिए यूरो कोलंबिया भेजे गए थे। पूर्वी अफ्रीका खासकर सोमालिया में हथियारों के तस्कर हवाला का इस्तेमाल करके लाखों डॉलर इधर से उधर करते हैं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक विकासशील देशों में रेमिटेंस के ज़रिए अपने परिवारों की मदद के लिए पैसे भेजने वाले प्रवासी कामगारों की संख्या में इजाफा हुआ है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव के बावजूद आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक निम्न और मध्य आय वाले देशों में भेजी जाने वाली रेमिटेंस 2020 में लगभग 400 खरब रुपए थी। ये राशि 2019 के मुकाबले महज 1.6% कम है। 2019 में ये आंकड़ा 406.31 खरब रुपए था। हालांकि वर्ल्ड बैंक ये भी स्पष्ट करता है कि रेमिटेंस का वास्तविक आकार, जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक दोनों जरिए से पहुंचाया जाता है, आधिकारिक आंकड़े से कहीं बड़ा है। अर्थव्यवस्था में संभावित वैश्विक सुधार के साथ ही उम्मीद जताई जा रही है कि पारंपरिक और गैर पारंपरिक माध्यम जैसे कि हवाला से निम्न और मध्य आय वाले देशों को भेजे जाने वाली रेमिटेंस की राशि 2021 और 2022 में और भी बड़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और हवाला के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है, आपको जागरूक करना है। अगर फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।